हेलो हेलो। अब हम आपको आज हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन इसको बताएंगे। हैलो एल्केन और हैलो एरीन। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि R को हम एल्कील बोलेंगे और X को हाइलाइट बोलेंगे। अगर हम लेफ़्ट टू राइट अगर हम नाम लिखते हैं तो हमारा यह कॉमन नेम हो जाएगा। लेफ़्ट टू राइट कॉमन नेम होगा और नाम क्या लिखेंगे? एल्कील हाइलाइड, एल्कील हाइलाइड। और यही उल्टा जब लिख देंगे राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, तो यह हमारा IUPAC नेम हो जाएगा और इसका नाम होगा हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम बेंजीन को एरीन बोलते हैं। ये जो बेंजीन है C6H6, इस बेंजीन को हम एरीन बोलते हैं। इससे एक हाइड्रोजन जब हट जाएगा, मान लो कि यहाँ H अगर निकल गया तो यह बन जाएगा C6H5। यह जो हमारा बेंजीन है, इस बेंजीन को या तो बेंजाइल बोलेंगे और बेंजीन को अगर एरीन बोलते हैं, एरीन एरीन, तो यह हमारा एरील हो जाएगा। तो इसका नाम होगा, अगर बेंजीन में X लग जाएगा तो यह नाम होगा हैलो बेंजीन या हैलो एरीन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एल्कील हाइलाइड कॉमन नेम हो जाएगा और हैलो एल्केन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे कि जो ये हाइलाइट्स हैं, यह हाइलाइट्स जो है, यह हाइलाइट्स व क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड से इसको जाना जाएगा। अब जो क्लोराइड है उसको हम IUPAC नाम लिखेंगे तो क्लोरो में कन्वर्ट करेंगे। ब्रोमाइड है इसको ब्रोमो में कन्वर्ट करेंगे। आयोडाइड है इसको आयोडो में कन्वर्ट करेंगे जब IUPAC नाम लिखने लगेंगे तब। अगर हमारा यहाँ फ्लोराइड होता तो इसको हम फ्लोरो में कन्वर्ट कर देते IUPAC नाम लिखने में। तो आइए हम आपको अब बताते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन क्या होगा, और क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे बनेंगे। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वर्गीकरण क्या होगा, क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा यह ध्यान रखना है हम लोगों को कि जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं RCH2X, तो जिस कार्बन पर हाइलाइट है उस कार्बन पर एक एल्कील ग्रुप हो और दो हाइड्रोजन हो, दो हाइड्रोजन एटम हो, तो इसको हम 1 डिग्री एल्कील बोलेंगे। लेकिन जिस कार्बन पर हाइलाइट है वहाँ 2 एल्कील ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन हो, तो इसको हम 2 डिग्री एल्कील हाइलाइट बोलेंगे। और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं हो और 3 एल्कील ग्रुप हो, तो इससे हम 3 डिग्री एल्कील हाइलाइट बोलेंगे। आइए एक बार हम फिर आपको समझाते हैं कि जिस कार्बन पर हाइलाइट है वहाँ 2 हाइड्रोजन एक एल्कील ग्रुप होना चाहिए, 1 डिग्री एल्कील ग्रुप हो गया। जिस कार्बन पर हाइलाइट है वहाँ एक हाइड्रोजन और 2 एल्कील ग्रुप होना चाहिए, तो यह 2 डिग्री हो गया। और जिस कार्बन पर हाइलाइट है वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, 3 एल्कील ग्रुप यानी 3 कार्बन एटम्स जुटे होने चाहिए, तो यह हमारा हो जाएगा 3 डिग्री एल्कील हाइलाइट। उसके बाद में जैसे यह फर्स्ट हो गया, यह सेकेंड हो गया, यह थर्ड हो गया। फोर्थ के बारे में हम जानेंगे। फोर्थ में कि जैसे CH डबल बॉन्ड CHX। अब ध्यान दीजिएगा कि जिस कार्बन पर हाइलाइट है उसी कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड हो तो इसे वाइनिलिक हाइलाइट बोलेंगे, वाइनिलिक के हाइलाइट। क्लासिफिकेशन पर थोड़ा ध्यान देना है कि अगर क्लासिफिकेशन याद होगा तो आगे का क्वेश्चन जो होगा वो आसानी से बन जाएगा। इसलिए हाइलाइट को हम बराबर ध्यान रखेंगे कि उसका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। उसके बाद यह फोर्थ हमारा होगा जैसे CH और डबल बॉन्ड CH और CH2X।
जिस कार्बन पर हाइलाइट है उसके बगल वाले कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड होता है तो इसे एलाइलिक हाइलाइट बोलेंगे, एलाइलिक हाइलाइट। इसके बाद में एक बात का और ध्यान रखना है, 5 नंबर हो गया, यहाँ 6 नंबर हम लोग ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारा यह बेंजीन रिंग बना हुआ है, बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में CH2X जुटा हुआ है तो इसको बेंजील हाइलाइट बोलेंगे, बेंजील हाइलाइट बोलेंगे। और 7th नंबर पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर बेंजीन रिंग है और डायरेक्ट X जुटा हुआ है तो इसको हम बेंजाइल हाइलाइट बोलेंगे, बेंजाइल हाइलाइट बोलेंगे, बेंजाइल हाइलाइट। 8 नंबर पर ध्यान दीजिएगा कि जिस एल्केन में एक ही कार्बन पर 2 हाइलाइट जुटा हुआ हो तो इसे हम जेमिनल बोलेंगे, जेमिनल डाई हाइलाइट। अगर हमारा यहाँ पर क्या बोलते हैं 9th नंबर, अगर एक कार्बन के अगल बगल में एडजेसेंट कार्बन पर अगर हाइलाइट ग्रुप जुटा हुआ हो तो इसे हम विसिनल बोलेंगे, विसिनल डाई हाइलो एल्केन बोलेंगे। एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं कि पुनः याद हो जाएगा आपको कि जिस कार्बन पर हाइलाइट जुटा हुआ है वहाँ पर एक कार्बन या एक एल्कील ग्रुप और 2 हाइड्रोजन होगा तो 1 डिग्री एल्कील हाइलाइट होगा। जिस कार्बन पर हाइलाइट है वहाँ पर 2 एल्कील ग्रुप यानी 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन जुटा हुआ हो तो 2 डिग्री एल्कील हाइलाइट होगा। और जिस कार्बन पर हाइलाइट जुटा हुआ हो वहाँ 3 एल्कील ग्रुप जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन नहीं होगा तो यहाँ 3 डिग्री एल्कील हाइलाइट होगा। अब वाइनिलिक हाइलाइट, जिसे वाइनिल हाइलाइट के नाम से जानते हैं कि जिस कार्बन पर हाइलाइट है उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए तब यह वाइनिलिक या वाइनिल हाइलाइट होगा। उसके बाद में हम जानेंगे एलील हाइलाइट। देखिए जिस कार्बन पर हाइलाइट है उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो इसको हम एलील या एलीलिक हाइलाइट बोलेंगे। और जब बेंजीन रिंग में CH2X जुटा हो तो इसको बेंजील हाइलाइट बोलेंगे। और जब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से X जुटा हुआ हो तो इसे बेंजाइल हाइलाइट बोलेंगे। और एक बात और ध्यान देंगे कि जब अल्केन के एक ही कार्बन पर 2 हाइलाइट ग्रुप जुटा हुआ हो तो इसे जेमिनल डाई हाइलाइट बोलेंगे। और एडजेसेंट कार्बन, अगल बगल के कार्बन पर अगर हाइलाइट ग्रुप जुटा हुआ हो तो इसे विसिनल या विक डाई हाइलो अल्केन बोलेंगे। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीका से क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे। जैसे देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बेंजील हाइलाइट में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे वाइनिलिक हाइलाइट में यहाँ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, यह तो पाई बॉन्ड है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण 1 2 3 होने से वाइनिलिक हाइलाइट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और बेंजाइल हाइलाइट का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका sp3 होगा। इसका भी देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 है तो यह भी sp3 होगा और यह भी sp3 होगा। करना क्या है कि स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे या जितना सिग्मा बॉन्ड होगा वह उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस प्रकार से हम जान गए कि हमारा यह जो हाइलो अल्केन और हाइलो एरीन बना उसका क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम जान गए। अब हम आपको बताएंगे कि हाइलो अल्केन और हाइलो एरीन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे हम लोग, इस पर अब ध्यान देंगे। थोड़ा रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा और आसानी से बच जाएगा आपका। क्लासिफिकेशन जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्लासिफिकेशन से ही सभी क्वेश्चंस जो हैं
वह बनते हैं। फिर हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। पहले आपको यह कंसेप्ट दे दें इस चैप्टर का, उसके बाद में हम आपसे क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। अब देखिए हमारा प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि। अब बनाने की विधि में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया यह एल्कीन और एल्कीन में जब हम हाइड्रोजन हाइलाइड से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यह हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर एक जगह पर जुट जाएगा H और एक जगह पर जुट जाएगा X। तो इस प्रकार से हमारा यह हाइलो एल्केन बन जाएगा। इसको कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे कि व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हाइलाइड गिव्स हाइलो एल्केन कंपाउंड्स फॉर्म्ड। यह फर्स्ट प्रिपरेशन हमारा हो गया। अब एक दूसरा उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर दिए, इसको एसिटिलीन बोलेंगे, और एसिटिलीन में हम क्या करेंगे हाइलोजिनेशन करा दें। यहाँ पर हाइलोजिनेशन जब हम करा देंगे तो यह डबल बॉन्ड में टूट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ H और यहाँ H और यहाँ ये नहीं सॉरी 2X2 है तो यहाँ X और X डाई हाइलो एल्कीन बन जाएगा। और पुनः इसका हाइलोजिनेशन अगर हम करा देंगे तो आप देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर टेट्रा हाइलो एल्केन बन जाएगा। तो हम डबल बॉन्ड से हम हाइलो एल्केन बना सकते हैं और सिंगल बॉन्ड से भी हम हाइलो एल्केन बना सकते हैं। और एक बात और जानेंगे कि जब एल्कीन है और एल्कीन का अगर हम यहाँ पर हाइलोजिनेशन करा दें, हाइलोजिनेशन, तो आप देख सकते हैं कि 2 हाइलाइट ग्रुप जुट जाएगा, डाई हाइलो एल्केन बना लेगा। तो डाई हाइलो एल्केन जरा बताइए किस प्रकार का एल्केन होगा, किस प्रकार का एल्केन होगा। चूंकि ये एडजेसेंट कार्बन पर हाइलाइट जुटा हुआ है, इससे हम कौन सा हाइलाइट बोलेंगे, बोलिए विसिनल डाई हाइलाइट। चूंकि यह अगल बगल के कार्बन पर हाइलाइट जुटा हुआ है इसलिए इसे विसिनल हाइलाइट बोलेंगे। और एक ही कार्बन पर जब हाइलाइट जुटेगा 2 हाइलाइट तो जेमिनल। अब कैसे याद रखेंगे, हो सकता है कि कंफ्यूज कर जाए परीक्षा में। अगर मान लो इस तरह से कंपाउंड दिया जाए और आपसे कहा जाए कि यहाँ पर X हो गया एक ही कार्बन पर और यहाँ पर अगल बगल के कार्बन पर X हो गया, तो जेमिनल और विसिनल क्या होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जेमिनल कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जेम जो बनता है वह चीनी का पाक करके बनता है, वह सटा हुआ होता है। तो जब एक ही कार्बन पर 2 हाइलाइट सटा हुआ हो तो नाम से भी ऐसे जानते हैं कि जेम जेली जो बनता है ना, तो जेम जेली के आधार पर हम समझ लेंगे कि यह जेमिनल हो जाएगा और जो बच जाएगा वह विसिनल हो जाएगा। एडजेसेंट को विसिनल का हाइलो एल्केन कहेंगे। तो इस तरह से हम एल्कीन और एल्काइन से हम हाइलो एल्केन बना लेंगे। एक थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन में क्या करेंगे, अल्कोहल से हम या हाइलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे तीसरा रिएक्शन हो गया हमारा ROH, अल्कोहल हो गया। इस पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट डाल देंगे और कैटालिस्ट डाल देंगे ZnCl2 एन एक्वस, जो शुष्क हो, जल नहीं मिला हुआ हो, उसमें ZnCl2 डालेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा H और OH निकल जाएगा और RX बन जाएगा और यह बन जाएगा H2O। अब लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हाइलाइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड कैटालिस्ट देन एल्कील हाइलाइड एंड वाटर कंपाउंड फॉर्म्ड। हिंदी में कैसे बोलेंगे कि जब अल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तब
हैलो एल्केन और जल बनता है। एक चौथा रिएक्शन आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ROH या अल्कोहल है और ROH पर हम थायोनील क्लोराइड SOCl2 डाल देते हैं। तो SOCl2 डालेंगे तो एक क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, RCl बना लेगा, SO और O मिल करके या SO2 गैस बना लेगा और क्या बनाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl मिलकर HCl बना लेगा। अब इस रिएक्शन को देखिए कैसे याद रखिएगा, जैसे ROH प्लस यहाँ लिखेंगे SO और Cl2 को दो भागों में बांट देंगे। तो अब यहाँ से देखिए RCl बन गया, यहाँ से SO2 बन गया और यहाँ से HCl बन गया। तो कोशिश करिएगा कि जब रिएक्शन याद करना हो तो इस तरह से रिएक्शन याद करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से RCl बन गया, यहाँ से SO और O मिलकर SO2 बन गया और यहाँ से HCl बन गया। तो लैंग्वेज तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ थायोनील क्लोराइड देन क्लोरोअल्केन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड। यानी जब हम अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्लोरोअल्केन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक आपको हम पांचवा रिएक्शन के द्वारा हम बता दें कि ये जो अल्कोहल हैं, इस अल्कोहल पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, तो यहाँ पर PCl3 Cl और Cl कर दीजिएगा। इसी तरह से रिएक्शन आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर Cl, तो देखिए यहाँ से RCl निकल गया, यहाँ से POCl निकल गया और HCl निकल गया। तो यह हमारा बन जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो क्या क्या हम जाने, एल्कीन को का हाइलोजिनेशन कराए या अल्काइन का हाइलोजिनेशन कराए तब हमारा हाइलो एल्केन बन गया। अल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तब हमारा हाइलो एल्केन बन गया। पुनः अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया कराएं तब हाइलो एल्केन बना। पुनः अल्कोहल को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराएं तब हमारा हाइलो एल्केन कंपाउंड बन जाएगा। बहुत सारा डिफरेंट कंपाउंड है जो इससे हम आसानी से बना सकते हैं। अब हम आपको एक रिएक्शन बता रहे हैं जो है कि हाइलो एल्केन कैसे बनाएंगे। हाइलो एरीन, ये तो हाइलो एल्केन बनाए और हाइलो एरीन बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले एनिलीन ले लेते हैं। एनिलीन जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग बना दिए, अल्टरनेट बॉन्ड कर दिए और यहाँ पर डाल दिए NH2, यह हो जाएगा एनिलीन। एनिलीन का डाइजोटाइजेशन की क्रिया करेंगे तो डाइजोटाइजेशन की क्रिया करने के लिए हम डालते हैं NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर, और इसका टेम्परेचर रखते हैं 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सारे बुक में या केल्विन में लिखा होता है तो इसको लिखेंगे 273 केल्विन से 278 केल्विन पर इसके डाइजोटाइजेशन की क्रिया करेंगे तो हमारा एनिलीन बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर हमारा बन जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस, इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ध्यान दीजिएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्यूप्रस से अगर हम क्लोराइड डाल दें तो हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हम CuBr क्यूप्रस ब्रोमाइड डाल दें तो हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर बनेगा Br, ब्रोमोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। एक बार और रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा तो रिएक्शन आपका याद हो जाएगा
कहता है कि जब एनिलीन का डाईएजोटीकरण की क्रिया कराते हैं तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। डाइजोटाइजेशन की क्रिया में क्या क्या होगा कि सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया कि उसको फ्रिज में रखेंगे। क्योंकि 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इसको क्या करेंगे, फ्रिज में रखेंगे तब, नहीं तो रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रिज में रखेंगे टेम्परेचर को 0 से 5 डिग्री, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्यूप्रस क्लोराइड डालेंगे तो यह क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर हम क्यूप्रस ब्रोमाइड डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा और इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन। इस रिएक्शन को सैंडमायर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यह बराबर पूछा जाता है कि सैंडमायर रिएक्शन क्या है। तो सैंडमायर रिएक्शन को कैसे बोलेंगे कि एनिलीन का डाइजोटाइजेशन कराएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्यूप्रस क्लोराइड डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड डालेंगे तो क्यूप्रस ब्रोमोबेंजीन बनेगा और दोनों स्थिति में नाइट्रोजन गैस निकलेगी। अब हम आपको हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन बनाने की बहुत सारी विधियों को बता दिए। अब हम इस पर ध्यान देंगे कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आपको एकदम याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट हो करके और याद करने की बात है तो आसानी से याद हो जाएगा। क्या चले ना, दिक्कत नहीं ना हो रही है? स्टार्ट करते हैं क्या? आप लोगों को दिक्कत नहीं है? चलो स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये स्टूडेंट लोग भी साथ में बैठे हुए हैं तो इसमें हो रहा है कि ठीक है इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, थैंक यू। अब हम आपको हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन, यानी हाइलो एल्केन का भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में पहले जानेंगे कि ये जो हाइलो एल्केन है यह स्लाइटली वाटर सॉल्युबल होगा, बहुत ही कम जल में घुलेगा। क्यों? क्योंकि हम एक बात जानते हैं घुलने के लिए कि लाइक डिजोल्व्स लाइक। लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब हुआ कि समान गुण वाले में घुलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जल जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वाटर में, लेकिन एल्कील हैलाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं हैं। तो फिर क्वेश्चन यह उठता है कि जो ये वाटर हैं, जल हैं, ये तो आयनिक हैं और यहाँ से अगर हम हाइलाइड 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो यहाँ एल्कील भी प्लस और हाइलाइड भी माइनस होगा। तो यह भी तो आयनिक है, तो आयनिक है और यह आयनिक है तो इसको घुल जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। एल्कील हाइलाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है, हाइलाइड का आकार बड़ा होने के कारण, और जल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जिसके कारण एल्कील हाइलाइड और जल का जो प्रॉपर्टी है वह डिफरेंट है, जिसके कारण एल्कील हाइलाइड जल में नहीं घुलता है। लेकिन जो भी कंपाउंड अगर वाटर सॉल्युबल नहीं होगा तो वह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वह घुल जाएंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, ईथर हुआ, इसमें घुल जाएंगे। इस बात को बराबर याद रखिएगा, जो भी कंपाउंड अगर वाटर सॉल्युबल नहीं हुआ तो वह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेंगे, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलेंगे वह वाटर में घुल जाएंगे। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, यह आयनिक है तो यह वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यह डिजोल्व नहीं होगा। तो एल्कील हाइलाइड जल में अघुलनशील होंगे, लेकिन
कार्बनिक घोलक में घुलनशील होंगे। यह हुआ इसका फर्स्ट कंडीशन। अब इसका सेकेंड कंडीशन हम लोग देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का हिंदी होता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होगा, तो बराबर याद रखिएगा कि जैसे जैसे एल्कील हैलाइड का साइज बड़ा होगा, कार्बन की संख्या बड़ी होगी, यानी मोलिकुलर वेट अधिक होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मोलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मोलिकुलर वेट अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक अधिक हो जाएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच चेन। ब्रांच चेन बराबर याद रखिएगा कि जो भी हैलो एल्केन हैं, जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं कि जैसे यह हो गया हमारा हैलो ब्यूटेन, यह हो गया हमारा हैलो प्रोपेन, यह हो गया हैलो प्रोपेन, यह हो गया हैलो ब्यूटेन। एक तीसरा कंपाउंड हम लेते हैं, यह हमारा जो दो कार्बन में एक हैलाइड है और सिंगल बॉन्ड है, यह हो गया हैलो एथेन, हैलो एथेन। अब हम ध्यान देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा, तो जिसका मोलिकुलर वेट अधिक होगा, जैसे यह ब्यूटेन है, इसका मोलिकुलर वेट अधिक है, तो हैलो ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। उससे कम बॉइलिंग पॉइंट हैलो प्रोपेन का होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या कम हो गई। उससे कम हैलो एथेन का होगा कि इसमें कार्बन की संख्या कम हो गई। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन ब्रांच के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटने लगेगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बता दें कि 1 2 3 4 5 यहाँ हमारा हो गया हैलो पेंटेन, हैलो पेंटेन। अब एक देखिएगा 1 2 3 4 यहाँ पर ब्रांच कर दिए, यहाँ ब्रांच हो गया, यहाँ X कर दिए, तो यह होगा हैलो, यानी जैसे 1 2 3 4 1 हैलो 2 मेथिल ब्यूटेन। यह ब्रांच होने से इसका क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। एक और देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ हाईलाइट कर दिए। अब देखिएगा जैसे 1 2 3 और इसका नाम होगा 1 हैलो 2 डाइमेथिल 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो आप देख सकते हैं कि एक पेंटेन हो गया, ब्रांच होने से एक ब्यूटेन हो गया, ब्रांच होने से एक प्रोपेन हो गया। तो जैसे जैसे ब्रांच की संख्या में वृद्धि होगी वैसे वैसे वह कंपाउंड का जो साइज होगा वह छोटा होता चला जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वह घटने लगेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन में जैसे जैसे ब्रांच की संख्या में वृद्धि होगी वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा और मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ने लगेगा। एक बात और जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में कि जैसे मेथिल हैलाइड या जैसे मेथिल क्लोराइड हुआ, मेथिल ब्रोमाइड हुआ, ये सब हमारा गैस होंगे। उसके बाद वाला जो कार्बन होगा वह लिक्विड होगा और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ने लगेगी, जैसे 5 से अधिक कार्बन की संख्या हो जाएगी तो यह हमारा सॉलिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा कि एल्कील हैलाइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। दूसरा है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होगी, ब्रांच के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा और कम
हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे, जैसे कार्बन अगर एक है, जैसे मेथिल क्लोराइड हुआ या मेथिल ब्रोमाइड हुआ या एथिल क्लोराइड हुआ, यह गैस होगा। उसके बाद कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो लिक्विड होगा, और मैक्सिमम कार्बन की संख्या अगर 5 से अधिक हो जाती है तो वह सॉलिड हो जाएगा। अब हम आपको क्या करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। अब हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन बताएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन में हम 3 बात का ध्यान रखेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे एल्कील हैलाइड, और इसमें डालेंगे सोडियम मेटल, और एल्कील हैलाइड के 2 मोल्स डालेंगे, और कैटलिस्ट के रूप में हम ड्राई ईथर डालेंगे। ड्राई ईथर का हिंदी होगा शुष्क ईथर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से 2NaX निकल जाएगा और एल्केन बन जाएगा, और 2NaX निकल जाएगा और हमारा एल्केन बन जाएगा। देखिए अब इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे। व्हेन 2 मोल्स ऑफ हैलो एल्केन इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हायर एल्केन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शन। इसको याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऊर्ज अभिक्रिया, यह बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके आपको बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। इसको मैं ट्रिपल स्टार कर दिया, इसको याद रखिएगा। और इसको कैसे जानेंगे कि जब एल्कील हैलाइड के 2 अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तब हमारा उच्चतर एल्केन बनता है। इसको हम उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। एक दूसरा रिएक्शन है, या एल्कील हैलाइड हमारा कैसा हैलाइड है, तो यह है एलिफेटिक हैलाइड है। और जब हम एरोमेटिक हैलाइड को ले लें, एलिफेटिक के बदले में एरोमेटिक हैलाइड को ले लें और सोडियम मेटल डाल दें, और यहाँ पर हैलाइड डालकर और पुनः यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड डाल दें, और ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, सेम कैटालिस्ट डाल दें, तो हमारा यहाँ से 2NaX निकल जाएगा और डाइफेनिल कंपाउंड बन जाएगा। डाइफेनिल, जैसे एक यह ग्रुप हुआ और यहाँ से एक और बेंजीन ग्रुप जुट जाएगा और डाइफेनिल बनेगा। इस अभिक्रिया को फिटिग अभिक्रिया कहेंगे। अंतर समझिएगा, फिटिग रिएक्शन। देखिए यह हमारा फिटिग रिएक्शन में कैसा हैलाइड है, तो एरोमेटिक हैलाइड है। उर्ज रिएक्शन में कैसा हैलाइड है, तो एलिफेटिक हैलाइड है। तो याद रखिएगा कि जब एरोमेटिक हैलाइड के 2 अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तब हमारा डाइफेनिल बनता है, और इस अभिक्रिया को हम फिटिग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिटिग अभिक्रिया। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक हैलाइड is treated with sodium metal in presence of dry ether, diphenyl compounds are formed। और क्या निकलेगा, 2NaX, 2 सोडियम हाइलाइड निकल जाएगा, और इसको हम फिटिग रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम चेंज करने जा रहे हैं। या एरोमेटिक हाइलाइड के बदले में यहाँ पर हमने एलिफेटिक हाइलाइड कर दिया, एलिफेटिक हाइलाइट कर दिया। तो एलिफेटिक हाइलाइट करने पर यह बेंजीन रिंग एक हट जाएगा और यहाँ पर R जुट जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2NaX निकल जाएगा, 2NaX। तो क्या बोलेंगे
कि जब एरोमेटिक हैलाइड को एलिफेटिक हैलाइड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तब एल्कील बेंजीन बनता है, और इस अभिक्रिया को ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को अब नाम चेंज हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा यहाँ पर ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन, ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन। तो ऊर्जा रिएक्शन में क्या होगा, दो एल्कील हैलाइड, और एल्कील हैलाइड कैसा होगा, तो एलिफेटिक होगा, और सोडियम मेटल डालेंगे, ड्राई ईथर डालेंगे तो हमारा एलिफेटिक एल्केन बनेगा। और जब एरोमेटिक हाइलाइड, दो एरोमेटिक हाइलाइड को उसी मेटल, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा डाइफेनिल बनेगा, जिसे हम फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे। और ऊर्जा फिटिंग में क्या होगा, एक एरोमेटिक हैलाइड एक एलिफेटिक हैलाइड को मिला देंगे सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा एल्कील बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एल्कील बेंजीन। एल्कील बेंजीन का निर्माण हो जाएगा, और इस तरह से 2NaX कंपाउंड का निर्माण होगा। इस रिएक्शन को हम ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। यह हमारा केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज करते हैं तो रिएक्शन का नाम भी चेंज हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, कहता है एल्कील हैलाइड, इसमें हम सोडियम मेटल के बदले में हम जिंक मेटल डाल देते हैं, और पुनः एल्कील हैलाइड डालेंगे, और ड्राई ईथर के बदले में हम इनॉट सॉल्वेंट डाल देते हैं। इनॉट सॉल्वेंट, इसका हिंदी होगा अक्रिय घोलक डाल देते हैं, तो हमारा यहाँ से ZnX2 निकल जाएगा, और यह बन जाएगा हायर एल्केन, और ZnX2 निकल जाएगा। इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रैंक लैंड्स रिएक्शन। यह सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बराबर याद रखिएगा। तो याद रखने का कैसे है कि एल्कील हैलाइड एलिफेटिक और जिंक मेटल और इनर्ट सॉल्वेंट होगा तो हायर एल्केन बनेगा, इसको फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलेंगे। इसी में जिंक डाल देंगे, जिंक के बदले सोडियम मेटल डाल देंगे, और सोडियम मेटल डाल करके या इनर्ट सॉल्वेंट हटाकर ड्राई ईथर डाल देंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा, उसे हम ऊर्जा रिएक्शन कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बहुत सारा केमिकल्स रिएक्शंस हैं जो आसानी से एल्कील हैलाइड को हम कन्वर्ट करके हम अलग से अल्केन को बना सकते हैं। और जब उपयोग लिखेंगे तो उपयोग तो एकदम आसान है, जो भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वह सब एल्कील हैलाइड से बन रहा है तो वह हमारा उपयोग हो जाएगा। तो इसमें एक बात और हम आपको बता दें कि इस हैलो एल्केन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है और यह एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, SN1 और SN2 रिएक्शन, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। SN1 और SN2 रिएक्शन, देखिए SN1 रिएक्शन यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यह है एल्कील हैलाइड, यह क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन एल्कील हैलाइड में हैलाइड लेकर अलग होगा, यह होगा स्लो रिएक्शन होगा, स्लो, और R प्लस और X माइनस दो इलेक्ट्रॉन हैलाइड लेके अलग आ जाएगा। और यहाँ पर एल्कील ग्रुप जो है आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से जब वह रिएक्ट करेगा तो यह रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और RNU कंपाउंड का निर्माण कर लेगा। तो हम देख सकते हैं कि यह एल्कील हैलाइड जो फर्स्ट स्टेप में है, हमारा फर्स्ट स्टेप में यह स्लो रिएक्शन है, और सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन हो रहा है वह फास्ट रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर केवल हमारा एल्कील हैलाइड पर डिपेंड करेगा, इसलिए यह SN1 रिएक्शन होगा। तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होंगे, फर्स्ट स्टेप स्लो होगा
और सेकेंड स्टेप फास्ट होगा। फास्ट स्टेप होने के कारण रेट उसका पता नहीं चलेगा उस रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल एल्कील हैलाइड के एक ही अणु पर निर्भर करेगा, इसलिए इसे हम SN1 रिएक्शन कहेंगे। अब एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पर CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, यह स्लो रिएक्शन होगा और स्लो रिएक्शन होने से हमारा देख सकते हैं CH3 C+, यानी यह होगा हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन और प्लस Cl माइनस, यह इलेक्ट्रॉन निकल के अलग हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो हमारा यह टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन जो है यह प्लस चार्ज जो है, इस पर बेस जब अभिक्रिया करेगा कोई भी बेस, तो यह रिएक्शन फास्ट होगा, तो यह CH3 और COH कंपाउंड का निर्माण करेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का निर्माण करेगा। यह रिएक्शन फास्ट होगा और यह रिएक्शन स्लो होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन यह समानुपाती होगा हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के, इसलिए इसे हम SN1 रिएक्शन के नाम से जानेंगे। और SN1 रिएक्शन जो होगा उसका जो सीक्वेंस होगा वो बराबर याद रखिएगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यानी SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगा, तो SN1 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री में SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एल्कील हैलाइड का क्लासिफिकेशन से हम पकड़ लेंगे कि कौन डिग्री का यह है, और उस डिग्री के आधार पर हम बता देंगे कि इसमें किस में फास्ट होगा और किस में स्लो होगा। अब हम आपको बतलाते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के बारे में अब हम लोग ध्यान देंगे कि SN2 रिएक्शन क्या होगा। SN2 रिएक्शन पर अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। SN1 रिएक्शन आप लोग समझ लिए होइएगा। SN2 रिएक्शन को हम बोलते हैं बायोमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी आपको बाई मोलेकुलर बोल सकते हैं, बाई मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इसमें 2 अणु रेट ऑफ रिएक्शन में 2 अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसे बाई मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे इसमें हम देखेंगे, जैसे OH माइनस कोई भी बेस है, वह हमारा एल्कील हैलाइड जो रिएजेंट है उसको बैक साइड से अटैक करेगा। जब एल्कील हैलाइड में हम SN1 रिएक्शन देखे थे तो वो फ्रंट साइड से अटैक करता था, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ से यह 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, OH डॉटेड लाइन X डॉट R डॉटेड लाइन X, यह एक ट्रांजिशन फेज बना देगा, ट्रांजिशन स्टेज आ जाएगा इसका, संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेज आ जाएगा इसका, और यह रिएक्शन स्लो होगा मंद गति से, और पुनः यह रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और फास्ट होकर OHR यानी ROH बना लेगा और X या 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो बैक साइड से अटैक करेगा और ट्रांजिशन फेज बनेगा, इसमें संक्रमण अवस्था बनेगी और पुनः फास्ट होकर के वह अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की जो दर होगी वह बेस पर डिपेंड करेगा और एल्कील हैलाइड पर डिपेंड करेगा, यानी 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करने के कारण इसे हम SN2 रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और जब एल्कील हैलाइड में इसका जब यूज होने लगेगा तो यह होगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कील हैलाइड। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कील हैलाइड में यह रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। जैसे हम देख सकते हैं
कि R के बदले में हम लिखते हैं CH3, CH3, CH2 और R। तो यह हमारा हो गया 1 डिग्री। पुनः CH3, CH3 और यहाँ H और R होगा तो यह हो जाएगा 2 डिग्री और यह हमारा हो जाएगा 1 डिग्री। पुनः हम देखते हैं कि इसमें 3 एल्कील ग्रुप लगेगा, जैसे CH3, CH3, CH3 और या R के बदले में हम X कर देते हैं, यहाँ X करते हैं चूंकि हैलाइड के बारे में जान रहे हैं हम। तो यह हमारा होगा 1 डिग्री एल्कील हैलाइड, 2 डिग्री एल्कील हैलाइड और यह हो जाएगा 3 डिग्री एल्कील हैलाइड। तो देखिए जैसे जैसे एल्कील ग्रुप की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे एस्टियरिक हिंड्रेंस अधिक होगा, और एस्टियरिक हिंड्रेंस अधिक होने के कारण वह बेस का अटैकिंग नहीं होगा, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 2 अणु पर निर्भर करेगा और इसका जो सीक्वेंस होगा वह होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। चूँकि SN2 रिएक्शन में हमारा 1 डिग्री पर एस्टियरिक हिंड्रेंस कम है, एक ही एल्कील ग्रुप है, इसमें 2 एल्कील ग्रुप है, इसमें 3 एल्कील ग्रुप है, तो एल्कील ग्रुप की संख्या अधिक होने से एस्टियरिक हिंड्रेंस अधिक होगा और रिएक्शन जो है धीरे धीरे स्लो होने लगेगा। तो सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन में 1 to 3 होगा और SN1 रिएक्शन में उलट जाएगा, 3 to 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर जो है लगभग हम आपको नट सेल में जितने भी NCERT में पढ़ने वाले टॉपिक्स थे उसको मैं पूरा कर दिया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।